वेलकम बैक एवरीवन। जो नई वाली जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसका ये दूसरा टेस्ट है। ये 24 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीपीएससी पीसीएस का 22 दिसंबर को। देखिए इसमें 150 प्रश्नों में से अगर काउंटिंग करें तो 37 प्रश्न ऐसे थे जो सीधे सीधे वाले थे। मतलब ये क्वेश्चन है, उसके बाद ए बी सी डी, ठीक है, जिसके 4 विकल्प हैं। 37 प्रश्न ऐसे थे, 36-37 प्रश्न, ठीक है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा थे साइंस के, क्योंकि साइंस में स्टेटमेंट उतना बनता नहीं है, ठीक है। इसमें 10 से 12 प्रश्न, 13 प्रश्न जो है साइंस के थे। अब कम से कम 18 प्रश्न ऐसे थे कथन और अभिकथन वाले, ठीक है। उन 150 में से 18 प्रश्न कथन अभिकथन वाले थे। 10 से 12 प्रश्न कालानुक्रम वाले थे और मैच करने वाले 15 से 20 प्रश्न थे। तो मेनली जो हमने सीरीज कराई थी स्टैटिक जेके वाली, ठीक है, उसमें कालानुक्रम भी हमने कराए हैं और मैचिंग के भी प्रश्न कराए हैं। लेकिन ये जो अभिकथन वाले प्रश्न हैं इनकी संख्या कम थी काफ़ी, तो अब कथन अभिकथन वाले प्रश्नों को भी उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। और बाकी जो करंट अफेयर्स आई थी इस बार बहुत बेकार आई थी। अच्छे प्रश्न कराए थे करंट अफेयर्स के, ठीक है। बिल्कुल ही बेकार प्रश्नों को पूछा गया करंट अफेयर्स में। संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे प्रश्नों को पूछा गया तो उसमें भी मंथ पूछा गया, ठीक है। जबकि दो देशों के बीच अगर कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो वो संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है और कहाँ आयोजित हुआ। अगर भारत में हुआ तो भारत में कहाँ हुआ, भारत के बाहर हुआ तो किस देश में हुआ। लेकिन उन्होंने मंथ महीना पूछ लिया, ठीक है। तो करंट अफेयर्स कम पूछी गई और फालतू के प्रश्न ज़्यादा किए यूपीपीएससी ने। और बाकी स्टैटिक जीके जो है उसको भी टफ करके पूछा गया, ठीक है। तो मेनली देखा जाए तो 80 प्रश्न इन्होंने जो पूछे, 80 से 82-85 प्रश्न वो स्टेटमेंट वाले ही पूछे। किसी में 2 स्टेटमेंट थे, किसी में 3 स्टेटमेंट थे, 4 स्टेटमेंट वाले भी थे, लेकिन वो कम थे। सबसे ज़्यादा 2 और 3 स्टेटमेंट वाले थे। जो हमने पिछले 4-5 वर्षों में यूपीएससी सिविल सेवा की जो टेस्ट सीरीज कराई है उसमें सारे प्रश्न मैं स्टेटमेंट वाले ही करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन अब स्टेट पीसीएस में भी स्टेटमेंट वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर्स जो कराई थी बहुत कम प्रश्न उसमें से आए, अच्छे प्रश्न कराए थे, लेकिन आयोग ने बहुत ही खराब प्रश्न पूछे करंट अफेयर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टेटमेंट को बढ़ा के चलेंगे इस बार। पहला प्रश्न है, अमृत भारत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। पुनर्विकास से आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही सुव्यवस्थित यातायात संचालन, अंतर मॉडल एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए वे संकेत भी सुनिश्चित होगा। यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। तो दोनों के दोनों कथन करेक्ट हो जाते हैं। विश्व शेर दिवस यानी इंटरनेशनल लायन डे कब मनाया जाता है। ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। दिवस पूछे तो दिवस में भी उन्होंने कालानुक्रम पूछ लिया। शेरों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस यानी इंटरनेशनल लायन डे मनाया जाता है। शेर पारिस्थितिक तंत्र में एक अपरिहार्य स्थान रखते हैं। वे अपने निवास स्थान के शीर्ष शिकारी हैं। चरने वाले पशुओं की संख्या की जांच के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं शेर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की गई। जीएसटी बैठक का गठन 2018 में किया गया था, ठीक है। थोड़ा डीप जा रहे हैं इसमें। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में शुरू की गई, जैसलमेर में आयोजित की गई। इसकी जगह जयपुर होगा तो गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, लेकिन ठीक है, जैसलमेर में ही। जीएसटी परिषद का गठन 2018 में नहीं 2016 में हुआ था, तो गलत है यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट सही पूछा केवल एक यहाँ पर सही होगा।
देखिए, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की गई। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए के तहत एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन वर्ष 2016 में किया गया था। यह जीएसटी कार्यान्वयन पर सिफारिशें करता है। जीएसटी एक मूल्य वर्धित और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। विश्व बैंक समूह 5 संस्थाओं की एक अद्वितीय वैश्विक साझेदारी है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला यहाँ पर सही है, लेकिन क्या गलत ही तो बताना है, तो पहला वाला गलत है। देखिए, विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी आईवीआरडी के रूप में की गई थी। बाद में आईवीआरडी विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थाओं की एक अद्वितीय वैश्विक साझेदारी है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया, जो विकासशील देशों में गरीबी कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट में किन राज्यों में वनाग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग के लिए बहुत उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था? उत्तराखंड ने तो पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना भी चलाई थी। बहुत ज़्यादा वनाग्नि हुई उत्तराखंड में इस साल। ठीक है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान है। बी है इसका आंसर। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर को अत्यंत उच्च जोखिम वाले क्षेत्र घोषित किया गया। अत्यधिक गर्मी और ईंधन की लकड़ी की उपलब्धता जैसी जलवायु परिस्थितियां वनों में आग लगने की संभावनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति के कारण आग अक्सर अन्य वन क्षेत्रों में तेजी से विस्तृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय है उत्तराखंड के देहरादून में। दूसरा वाला गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गलत ऊपर बताना अपने को। देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण 1 जून 1981 को स्थापित है। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है उत्तराखंड के देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी उत्तराखंड के देहरादून में, और फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया एफआरआई भी उत्तराखंड के देहरादून में ही है। दोनों को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थल के रूप में आगरे के ताजमहल को पीछे छोड़ने वाला कौन सा गंतव्य है? वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। राम मंदिर देखने गए पर्यटक अयोध्या के राम मंदिर, सी है इसका आंसर। देखिए, अयोध्या ने 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया और वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बन गया। और यह वृद्धि राम मंदिर के उद्घाटन और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में इसके प्रचार से प्रेरित थी। ताजमहल को देखने के लिए 125.1 मिलियन पर्यटक आए, जो पर्यटन की गतिशीलता में परिवर्तन का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मेनली प्रश्न करंट अफेयर्स के ही हैं 90%। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा 2024 में पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक का, या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र का? क्या है इसका आंसर? ये है मध्य प्रदेश का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, बी है इसका आंसर। इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मटेरियल रिकवरी सुविधा का उद्घाटन करके भारत का पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया। यह 4R सिद्धांत को क्रियान्वित करता है, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर, यानी कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनर्चक्रित करना, पुनर्स्थापित करना, और गीले अपशिष्ट को उर्वरक में परिवर्तित करता है यह हवाई अड्डा। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं 2025 के लिए हैं, जिसका MRP है 499। वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अनुशंसा करने हेतु कौन जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दो तरह से पूछा जाता है, अनुशंसा कौन करता है और अनुमोदन कौन करता है। एमएसपी की अनुशंसा की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा और अनुमोदित करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो एक एक वर्ड से आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की अनुशंसा करने के लिए जिम्मेदार है। यह उत्पादन की लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार के रुझान और अंतर फसल मूल्य समता जैसे विभिन्न कारकों का मूल्यांकन करता है। इसके बाद सीएसीपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा की जाती है और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, इन तीनों का याद रखिएगा। अनुशंसा कौन कर रहा है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग अनुमोदित कर रही है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। और अध्यक्षता कौन करते हैं उसके? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। संघीय विशेषता या एकात्मक विशेषता ये पूछ लेता है। तो एकल संविधान एकात्मक विशेषता है। संविधान का लचीलापन एकात्मक विशेषता है। एकल नागरिकता एकात्मक विशेषता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये एक संघीय विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। इस बार जो पॉलिटी के लेकिन प्रश्न जो आए थे यूपी पीएससी पीसीएस में वो ठीक थे, वो वैसे ही पूछे जाते हैं। संविधान की एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं की बात करें, ठीक है, एकात्मक या गैर संघीय विशेषता और दूसरी है संघीय विशेषता। एकात्मक विशेषता मतलब एकल संविधान है, संविधान का लचीलापन, आपातकाल का प्रावधान है, एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति है। एकात्मक विशेषता मतलब ये चीज़ें कोई एक इन चीज़ों का जो जिसके पास पावर है उसका एकात्मक झुकाव एक तरह से, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो नुमाइंदा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट में। अखिल भारतीय सेवाओं के पास लिए पावर केवल राज्यसभा के पास है। अब संघीय विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं में दोहरी सरकार नीति है, विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों और अधिकारों का विभाजन है, ठीक है, संविधान की कठोरता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और द्विसदनीय व्यवस्था है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संघीय विशेषता हो जाती है और एकल न्यायपालिका या एकल नागरिकता व एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। G7 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? G7 समूह वर्ष 1975 में गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया G7 के सदस्य देश हैं। ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो कोई सही है? पहला वाला सही है केवल यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, G7 समूह वर्ष 1975 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसके सदस्य देश वैश्विक आर्थिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष मिलते हैं। G7 देश ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, भारत भी नहीं है, लेकिन G7 के सभी देश और भारत G20 के देश हैं, ये याद रखिए, मेंबर हैं, हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हरामी नाला। हरामी नाला निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। हरामी नाला यह है भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हरामी नाला गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 22 किलोमीटर लंबा ज्वारीय चैनल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। इसका निर्माण 1979 में चंबल नदी पर किया गया। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसे अभी तक रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। कौन सा सही है? केवल एक और दो और तीन, इनमें से कोई नहीं, यानी सारे गलत हैं ये। सारे तो गलत नहीं है ये। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 1979 में चंबल नदी पर इसका निर्माण किया गया, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ये तो सभी को पता होगा। रामसर स्थल के रूप में
सूचीबद्ध है, ये गलत तीसरा वाला स्टेटमेंट। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, केवल एक और 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का निर्माण 1979 में चंबल नदी के लगभग 425 किलोमीटर भाग पर किया गया। इसकी उबड़ खाबड़ स्थलाकृति राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास चंबल नदी के तट पर 2 से 6 किलोमीटर चौड़ी है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो सूचीबद्ध है ये रामसर स्थल के रूप में। ठीक है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के IBA कार्यक्रम यानी इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के पक्षी और संबंधित जैव विविधता के संरक्षण के लिए IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? घनत्व यानी डेंसिटी किसमें है? देखिए, राज्य पूछ रहा, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो दिल्ली इसका आंसर सही होता। दिल्ली है भी नहीं ऑप्शन में, राज्य है। केरल में डेंसिटी सबसे ज़्यादा है सड़कों की, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 2-3 तरह से प्रश्न यहाँ निकल सकते हैं। भारत में सड़कों का जो सर्वाधिक घनत्व या डेंसिटी है वो कहाँ पर है? केरल में है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक सड़क घनत्व पूछ ले तो दिल्ली में है। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। सड़क मार्गों की लंबाई के मामले में राज्य पूछ ले तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। और दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो कराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर है और वर्ष 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D घोषित किया गया था। 15 प्रश्न एडेड हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। किसे आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गगन गिल, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर के शिवन, पाबुलुरी सुब्बाराव। पाबुलुरी सुब्बाराव या डॉक्टर सुब्बाराव पाबुलुरी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये पूछा था प्रश्न UPPSC PCS 22 दिसंबर में। ठीक है, और मैच करने के लिए पूछा था ये। 3 विकल्प और थे इसके। गगन गिल एक कवयित्री हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, अभी हाल ही में दिसंबर में, याद रखिएगा। डॉक्टर एस सोमनाथ करंट में इसरो के चेयरमैन हैं, इनसे पहले थे के शिवन। डॉक्टर सुब्बाराव पाबुलुरी या पाबुलुरी सुब्बाराव? अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और CEO हैं ये। पाबुलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। तो 15 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ठीक है, ये सीरीज़ RO के लिए भी बेनिफिट देगी, तो लाभ उठाते रहिए। और 25 PCS का जो नोटिफिकेशन है वो 22 जनवरी को एक्सपेक्टेड है, और UPSC सिविल सेवा का भी जनवरी में एक्सपेक्टेड है।